आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिम्प्टोटिक एल्गोरिदमिक एनालिसिस। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या है बेसिकली, ठीक है। और किसी भी एल्गोरिदम के लिए उसकी एफिशिएंसी और करेक्टनेस क्यों कंसिडर की जाती है, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो ये है कि उसके अंदर जो एल्गोरिदम के अंदर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है और किस तरीके से उसको हम एड्रेस करते हैं। एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं। और ये भी कि हम एल्गोरिदम को क्यों पढ़ें, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है कि मेथड, ये एक मेथड है या प्रोसेस है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या ये समझ लें कि इट्स अ रेसिपी, ठीक है, इट्स अ रेसिपी, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। और ये क्या है, इट टेक्स एन इनपुट और मे बी इनपुट, ठीक है। या हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, हम और अ फंक्शन हम यहाँ लिख सकते हैं, और अ फंक्शन, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और अ प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करती है, इट टेक्स इनपुट, ठीक है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। और इट्स लाइक हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको ये कह दें कि अ मैपिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है, ये है बेसिकली एल्गोरिदम, ठीक है। अब एल्गोरिदम जो है या फंक्शन जो है किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अ प्रॉब्लम कैन हैव मैनी एल्गोरिदम, ठीक है। देखें, दूसरा ये है कि एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है, वो क्या है। मसलन वो ये होना चाहिए कि वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी इट मस्ट बी करेक्ट, और इट मस्ट बी कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप्स, ठीक है। कंक्रीट स्टेप से क्या मुराद है, यानी ये स्टेप जो है वो डिफाइंड हो या डिसाइसिव स्टेप्स हों, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, तो नो एम्बिग्विटी, ठीक है। ये हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी आ गई, नो एम्बिग्विटी, ठीक है। और इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, अप टू वट एवर, ठीक है, वो सारे के सारे फाइनाइट स्टेप हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हों, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर स्टेप। दूसरा ये है कि इट मस्ट टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट से क्या मुराद है, यानी ये हॉल्ट हो, ठीक है। एंड हॉल्ट से मुराद है कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करे, देयर मस्ट बी एन आउटपुट, ठीक है। अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस हो, ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड वी कैन से द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एन इंस्टेंस और कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एल्गोरिदम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि किसी भी एल्गोरिदम को जब हम अप्लाई करते हैं उससे एक पर्टिकुलर हम सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे गोल क्या होता है, यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक हमारे पास होता है एफिशिएंट सोल्यूशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन solution and efficient solution is that to design an algorithm that is easy to understand code and debug, ठीक है, क्या हो, यानी हमने तो यही पढ़ा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि एल्गोरिदम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो क्या हो,
वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और प्रॉपरली कोड हो और डीबग भी हो, डीबग भी हो, ठीक है, डीबग भी हो, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। दूसरा क्या है, टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम दैट मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि क्या हो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है, ये है। अच्छा, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज से क्या मुराद है, इन एक्चुअली इज़ द कंसर्न ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किस चीज़ का कंसर्न है, इट इज़ द कंसर्न ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम की कॉस्ट के ऊपर उसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। और कॉस्ट से क्या मुराद है, कॉस्ट से मुराद ये है कि आप किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को जब रन करते हैं तो वो कितने रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, और वो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एज वी नो रिसोर्सेज कौन कौन से, टाइम, दूसरा स्पेस। These are the most important resources whenever we consider for particular algorithm whether it produce an efficient solution or just a solution, ठीक है। तो ये फ़र्क हमें इसका पता होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली आपको पता है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो है, इसका मतलब ये होगा कि डेवलपिंग अ फार्मूला फॉर प्रिडिक्टिंग हाउ फास्ट एन एल्गोरिदम इज़ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, ठीक है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनालिसिस, यानी किसी एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन टू थिंग्स, नंबर वन टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड नंबर टू is basically developing a formula for predicting how much memory an algorithm requires, यानी it means based on the size of the input, ठीक है। यानी किसी भी एल्गोरिदम में जब आप उसको इनपुट, ठीक है, इनपुट साइज़ क्या देते हैं, n, ये दोनों बेस कर रही हैं, ठीक है। यानी अगर आप फार्मूला ऐसे कर रहे हैं कि हाउ फास्ट, वन थिंग इज़ हाउ फास्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि यहीं पे मेंशन करता हूँ, एफिशिएंसी विल बी मेजर्ड, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी हाउ फास्ट, ठीक है, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ, क्या ऐसे कह सकते हैं, हाउ मच मेमोरी रिक्वायर्ड, दोनों किस पे, बेस्ड ऑन इनपुट साइज। यानी कोई एल्गोरिदम है, आप उसमें इनपुट देते हैं और वो इनपुट इंक्रीज़ होती चली जाती है तो कितना टाइम कंज्यूम करना शुरू करेगा, और ये भी क्या है, बेस्ड ऑन इनपुट साइज। अगर किसी एल्गोरिदम में आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते चले जाएं तो कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए। तो किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, एनालाइज एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन टू थिंग्स, नंबर वन
इज़ टाइम, नंबर 2 इज़ स्पेस, ठीक है। लेकिन हमारा जो बिगेस्ट कंसर्न होता है वो ये वाला होता है, वी हैव बिगेस्ट कंसर्न, ये हमारा बिगेस्ट कंसर्न है, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। द मोस्ट एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये तो फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस है, तो बिगेस्ट कंसर्न कौन सा होगा, टाइम, ठीक है। तो अच्छा, अब इनपुट से क्या मुराद थी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो रेसिपी आपने डिज़ाइन की है या वो कोई फंक्शन लिखा है या कोई प्रॉब्लम आपने एड्रेस किया है एल्गोरिदम की फॉर्म में, उसके लिए इनपुट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो फैक्टोरियल अगर n फैक्टोरियल फाइंड करना है तो n एक इनपुट होगा फैक्टोरियल के फंक्शन के लिए, ठीक है। तो या आपने कोई सर्चिंग करनी है अरे के अंदर, तो साइज ऑफ अरे विल बी एन इनपुट फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने दो अरे को मर्ज करना है, ठीक है, तो सम ऑफ टू अरे साइज विल बी एन इनपुट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना है, ठीक है, या n फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो n उसके लिए एक साइज होगा, ठीक है। साइज जो है वो बेसिकली सबसे इन्फ्लुएंस, द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस पैरामीटर टू द फंक्शन, ठीक है। तो वो टाइम के ऊपर और स्पेस के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो क्या इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली, याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, साइज़ की, जो एक्चुअल टाइम और स्पेस के ऊपर करता है इन्फ्लुएंस, द एक्चुअल टाइम एंड स्पेस वो क्या है, रिक्वायर्ड क्या, साइज, ठीक है। इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड इज द साइज ऑफ इनपुट, ठीक है। इसीलिए हमने कहा अ मैपिंग ऑफ इनपुट टू द आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम एफिशिएंसी को मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर एफिशिएंसी, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक तो पैरामीटर हो गया हमारे पास, ठीक है, जो हमारे कंसर्न है वो है करेक्टनेस, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है टाइम एफिशिएंसी, थर्ड है हमारे पास स्पेस एफिशिएंसी, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, हम इस वक्त डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, टाइम एफिशिएंसी। एक और चीज़ जो इसमें देखने वाली वो ये है कि एसिम्प्टोटिक एल्गोरिदमिक एनालिसिस के अंदर हम जब भी किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कंपाइलर या लैंग्वेज से, इन तीनों चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी a technique used to characterize the execution behavior of algorithm in a manner independent of particular platform, compiler or language, ठीक है। और एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ देख रहे हैं टाइम एफिशिएंसी का, तो इसको हमने मेजर करना है बेस्ड ऑन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक को देखने के लिए हमें एक जो सा एक 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 एल्गोरिथम देखते हैं, एक फंक्शन देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि उसकी एन इनपुट की बेसिस के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ होती है। तो इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं।
अब देखिए इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर हम इस फंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन के देखें हर पैरामीटर को अगर वन बाय वन आप देखें, फॉर एग्जांपल आप ये देखें एक पैरामीटर n स्क्वायर है, एक 10n है, ठीक है, और इसी तरीके से log ऑफ n है, और इसी तरह एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ इनपुट को इंक्रीज़ करते हुए, ये देखें ये नंबर ऑफ इनपुट हैं जिसको हम इंक्रीज़ करते हुए फंक्शन ऑफ n के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप n की वैल्यू 1 ले लें, और n की वैल्यू लेने के बाद अगर आप फंक्शन ऑफ n में उसको डालें तो आपके पास क्या आएगा, ये आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप एन स्क्वायर को सिर्फ कंसिडर करें, ठीक है, तो एन स्क्वायर में ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि 10n को यूज़ करें तो 10n की ये वाली वैल्यूज़, एक्चुअली हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर पैरामीटर को नंबर ऑफ़ इनपुट के साथ मैप कर रहे हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ़ इनपुट आपने 1 दिया और फिर 10 दिया, 100 दिया, 1000 दिया, फिर 10,000 दिया, तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ओवरऑल फंक्शन के ऊपर, ठीक है, और उसके हर इंडिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ इनपुट के ऊपर फंक्शन जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, यानी वो किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ज़ाहिर है अगर नंबर ऑफ़ इनपुट आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे बेस्ड ऑन यानी नंबर ऑफ़ इनपुट आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो फंक्शंस की जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस पर वेरी करेगा। यानी 1 के केस में फंक्शन ऑफ n ने ये प्रोड्यूस किया, और 100,000 के केस के अंदर उसने ये वाली वैल्यू प्रोड्यूस की। तो जो आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फंक्शन ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है वो भी एक बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर है अगर वो बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कि आप अगर इंडिपेंडेंट पैरामीटर भी ले लें, सिवाय दिस कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट, अदरवाइज ये कांस्टेंट इतना बड़ा इफेक्ट भी नहीं डाल रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक फंक्शन है और उसके तमाम पैरामीटर को अगर आप n की वैल्यू के इंक्रीमेंट के साथ देखें तो वो जो उसकी ग्रोथ रेट है हर पर्टिकुलर पैरामीटर का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ कांस्टेंट जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट, अदरवाइज all the values will basically increase. Now why I am asking this, because when you increase the number of input the output is basically increased, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटेशनल जो जो टाइम है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉर सर्टेन लेवल, ठीक है। और उसको हम किस तरीके से देखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें अब ये देखें आप इस ग्रोथ रेट ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग प्रॉब्लम साइज, ठीक है। तो जो ही प्रॉब्लम साइज को आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, ठीक है, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब देखें आपका प्रॉब्लम साइज अगर ये है, अगर आपका फंक्शन ये वाला फंक्शन है log ऑफ n, तो आप उस पर अगर इंक्रीज़ करेंगे n की वैल्यू को इंक्रीज़ भी करेंगे तो वो इफ़ेक्ट कम डाल रहा है, ठीक है, बिकॉज log n इज़ स्मॉलर देन n वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें इस पर्टिकुलर log ऑफ n इक्वल टू n देखें तो हर n की वैल्यू को इंक्रीज़ होने से फंक्शन ऑफ n भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और n इंटू लॉग ऑफ n के हवाले से अगर आप देखें तो भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन आप n स्क्वायर देखें, ठीक है, अगर आप ये देखें, ठीक है, ये आपका लीनियर इंक्रीमेंट था, ठीक है, और ये अगर आप इसको देखें तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ देखें तो ये ड्रास्टिक इंक्रीज़ है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इससे ये बेसिकली कंक्लूजन आती है। अब ये देखें ये भी अब फैक्टोरियल टाइम इंक्रीमेंट है, तो ये किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल रहा है बेस्ड ऑन दीज इनपुट, ठीक है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर फंक्शन का साइज़, ठीक है, या आप ये देख लें कि ग्रोथ रेट ऑफ अ फंक्शन जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है, यानी फंक्शन जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है, तो उस पर नंबर ऑफ़ इनपुट जो सा इफ़ेक्ट भी स्मॉल लेवल पे डालेगी। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी जैसे ये है तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सो एन फॉर कंप्यूटेशनल ऑफ 50 will take 13 days to find 2 power n for the function, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल के लिए 8 इंटू 10 पावर 15 ईयर्स। तो ये एक बड़ा
इसका ड्रॉबैक है ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेशली इन एक्सपोनेंशियल पावर एंड फैक्टोरियल टाइम, जो वो है हमारे पास इसकी कंप्यूटेशन है, ठीक है। तो अब देखें, इसका मतलब ये हुआ, आप देखें ये देयर इज़ अनदर डिफरेंट वैल्यूज़। अब देखें, अब टाइम आपने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपने 50 तक किया था, लेकिन यहाँ पे आप 110, 100,000, 10,000 सो एंड सो ऑन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं इनकी वैल्यूज़। और उसी तरह की जो आपकी वैल्यूज़ हैं लॉग ऑफ एन, ठीक है, वो अभी भी मिली सेकेंड में है, जबकि ये सेकेंड में है एन की वैल्यू। और जब आप इसको एक्सपोनेंशियल पर ले जाते हैं तो इट इज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट है किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ड ऑन इनपुट, वो मैटर करता है कि आपका फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या है, ठीक है। अगर वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर वो फंक्शनल लीनियर है तो इट विल टेक अ लीनियर टाइम, एंड इफ़ इट इज़ ठीक है क्वाड्रेटिक टाइम, इट विल टेक क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है। तो लीनियर और एक्सपोनेंशियल जितनी भी होगी या फैक्टोरियल टाइम जो होगा, इट विल टेक अ हाई with a smaller input, it will take a longer time to solve, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि जो आपके पास ये वाले एल्गोरिदम हैं जो लीनियर टाइम पे हैं, ये वाले n स्क्वायर तक, वो ट्रेसेबल है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल होंगे वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फैक्टोरियल टाइम जो होगा वो और भी ज़्यादा जो सा ना ट्रेसेबल नहीं होगा, इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, ठीक है, द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम। तो आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजुअली आती है वो इन्हीं फॉर्म में आती है, ठीक है। कुछ आपके पास एक्सपोनेंशियल टाइम है, कुछ आपके पास लीनियर टाइम है, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं भी लेटर ऑन, ठीक है। हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है उसको अब देखते हैं हम, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो हमारे पास होता है बिग ओ, इसको हम लिखते हैं बिग ओ, ठीक है। या इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ओमेगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं बिग ओमेगा। ये हमारा पास होता है, इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। और तीसरा जो है वो है थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा। और ये जो है हमारे पास है, इसको हम कह सकते हैं एवरेज बाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले बिग ओ की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि जब हमारे पास आम तौर पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए, वो क्या हो सकती है। वो एक यूनिट टाइम हो सकती है, इसकी मैं फिर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बताता हूँ, लॉग ऑफ एन हो सकती है, ठीक है, और अंडरस्कोर ऑफ एन, ठीक है, एन, और फिर एन लॉग ऑफ एन, ठीक है। और इसी तरीके से एन स्क्वेयर, एन क्यूब, सो एंड सो ऑन अप टू 2 पावर एन, और इसी तरीके से 3 पावर एन, सो एंड सो ऑन अप टू एन पावर एन। तो ये हमारे पास यूजुअली जो हमारे पास ये समझने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो यही इन्हीं में से होती है, ठीक है, या इन्हीं का कोई मल्टीपल होगी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये कैसे आती है अभी देखते हैं, ठीक है। ये यूनिट टाइम है, लॉग ऑफ एन है, एन स्क्वायर रूट ऑफ एन है, एन लॉग ऑफ एन है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले कि हम इसको अंडरस्टैंड करें, हम ये देखते हैं कि बिग ऑफ एन क्या है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बिग ऑफ एन जो है वो है बिग ओ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन द फंक्शन ओ जी ऑफ एन if and only if such that there exist positive constant
एंड नॉट, ठीक है, such that function of n is less than equal to c into g of n for all n is greater than equal to n naught, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फंक्शन ऑफ n होगा, ठीक है, वो g ऑफ n, यानी आपने बिग ऑफ g ऑफ n फाइंड करना है, o ऑफ n, बिग ऑफ n, ठीक है, बिग ऑफ g ऑफ n, ठीक है। तो इस केस में g ऑफ n जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा आपके फंक्शन ऑफ n से। फ़र्ज़ करें आपके पास है 5n + 3, तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 5n + 3, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इससे बड़ी वैल्यू है 10n, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 5n जो है वो 10n इससे बड़ी है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? c जो है वो 10 है, ठीक है, और g ऑफ n जो है वो है n। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ n है, ये जो फंक्शन ऑफ n है, ये फंक्शन ऑफ n, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ n है ये इक्वल है बिग ओ ऑफ g ऑफ n के। तो g ऑफ n में क्या आ रहा है आपके पास? n आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिग ओ ऑफ n है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर मैं ये कहूँ कि 10n + 5 ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये है मेरे पास, दिस इज़ फंक्शन ऑफ n। तो मैं अगर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैंने लिखा था कि फंक्शन ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल टू c into g ऑफ n फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऑफ 0, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फंक्शन ऑफ n है 10n + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू, तो 10 से बड़ा क्या हो सकता है? 10 से बड़ा आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, 20n लिख लें, ठीक है, और 20n लिख लें, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब है कि ये जो 20 है, ये c20 जो है ये कांस्टेंट है आपके पास, दिस इज़ कांस्टेंट, और n जो है g ऑफ n वो n है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ n है दैट इज़ इक्वल टू o ऑफ n, ठीक है। चूँकि हमने देखा है यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा है, ये आपने एक g ऑफ n ही लिखना है। और इसका जो आसान तरीका वो ये होता है कि फंक्शन ऑफ n कुछ भी हो आपके पास, ठीक है, यानी अगर आप फंक्शन ऑफ n उसी वही मिसाल ले लें, 5n + 3 की मिसाल ले लें, ठीक है, तो आप g ऑफ n के लिए 5n ही लिखें, 3 के साथ n ऐड कर लें, ठीक है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, ठीक है, यानी ये 5n + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 8n, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? g ऑफ n आ जाएगा n। तो आपका ये जो फंक्शन ऑफ n है, फंक्शन ऑफ n का जो बिग O ऑफ n आएगा वो n होगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देखें तो c इंटू जी ऑफ n मस्ट बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ n। तो अगर ये ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर तो n² भी होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5n + 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5n² + 3n², तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन रहा है? 8n²। तो क्या ये फंक्शन ऑफ n जो है क्या बिग O ऑफ n² भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये n³ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम द मोस्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट टू द फंक्शन ऑफ n इज़ बेसिकली कंसिडर फॉर द g ऑफ n। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तमाम वैल्यूज़ को
जो इस फंक्शन ऑफ n के लिए कंसिडर की जा सकती हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ इस n से लेके इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और इसे हम कहेंगे अपर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड, ठीक है। तो ये है आपका बिग O ऑफ n, ठीक है। इसी तरीके से तमाम एलिमेंट इंक्लूडिंग दिस n अगर इस रेंज में आ रही हैं, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, तो वो क्या होगा लोअर बाउंड, ठीक है। और अगर आपका ये एग्जैक्टली ये आ रही है n, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे एवरेज बाउंड, ठीक है, ठीक है। अब देखें एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, ये तो बिग O था। अब देखते हैं ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ओमेगा उसकी डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन ऑफ n इज ओमेगा of g of n if and only if there exists positive constant c and n naught such that function of n is greater than equal to c steric g of n for all n is greater than n naught, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 2n+3। तो आपने क्या करना है? फंक्शन ऑफ n 2n+3 शुड बी ग्रेटर देन द g ऑफ n। तो वो क्या होना चाहिए? फ़र्ज़ करें n ही आप कंसिडर करते हैं, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका फंक्शन ऑफ n ये आ गया, ये फंक्शन ऑफ n है, और ये जो होगा आपका, ये इसके साथ 1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है, एज ए कंसिडर एज ए कांस्टेंट, और n जो है वो आपका आ गया g ऑफ n, ठीक है। तो आपका g ऑफ n क्या आ गया? ओमेगा ऑफ n। तो फंक्शन आप लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ n इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ n, ठीक है। एंड दिस ओमेगा ऑफ n इज़ बेसिकली will be considered as the, क्या था ये ओमेगा, हमने क्या कहा था? लोअर बाउंड, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं बिग ओमेगा, ठीक है, या लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इस और मिसाल ले लेते हैं, ये एग्जांपल आपको यकीनन समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं फंक्शन ऑफ n इसी को 2n+3 को, ठीक है। तो उसको ओमेगा में, बिग ओमेगा में किस तरीके से मैप करेंगे? लेट्स सी। आप इसको बिग ओमेगा में फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि 2n+3 क्या था आपके पास? फंक्शन ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर c इंटू जी ऑफ n, ठीक है। आप लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मस्ट बी, तो इससे छोटी वैल्यू n की क्या होगी? आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं log ऑफ n, ठीक है। तो log ऑफ n भी छोटी वैल्यू है। तो अगर ये फंक्शन ऑफ n है आपका, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो c आपके पास डायरेक्ट g ऑफ n जो आएगा c 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, और g ऑफ n जो होगा log ऑफ n आएगा। तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन ऑफ n इज ओमेगा g ऑफ n जो है वो क्या है? g ऑफ n।
तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ n इज़ बेसिकली ओमेगा ऑफ लॉग ऑफ n, ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि ये भी इसका क्या है, ओमेगा है, यानी लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड जैसे मैंने आपको मिसाल दी पहले, ठीक है, कि ये देखें log of n and n is n and up to 1, ठीक है, n is greater than n square and n square is greater than log of n and log of n is greater than 1, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, लोअर बाउंड में आ जाएंगे। तो आपने वो वाली वैल्यू लेनी है जो लोएस्ट होगी इस फंक्शन से टू फाइंड ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने, लेकिन ये है कि अगेन वी आर टेकिंग द क्लोजेस्ट टू द फंक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ, ठीक है। अब देखें थर्ड है नोटेशन हमारे पास थीटा नोटेशन, ठीक है। तो थीटा में क्या था, थीटा नोटेशंस, थीटा नोटेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल थीटा नोटेशन में ये है कि अगर इसकी डेफिनेशन क्या थी वो पहले लिखते हैं कि द फंक्शन ऑफ n is theta of g of n if and only if there exist positive constant for c1 and c2 so on and not, ठीक है। तो c1 c2 इसलिए कि हमने लोअर एवरेज लेना है ना, तो c1 लोअर साइड पे आ जाएगा और अपर साइड पे c2 आ जाएगा, ठीक है। एंड n नॉट जो है वो आपकी इनिशियल वैल्यू है n की, ठीक है। such that c1 steric g of n is less than equal to function of n is less than equal to c2 steric g of n, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों साइडों पे एक जैसे पैरामीटर लें फंक्शन ऑफ। अब फंक्शन ऑफ n आपके पास क्या था, फॉर एग्जांपल वो है 2n+3, तो इससे ग्रेटर क्या होगा, आप ले लें 2n+3n और लोएस्ट क्या ले लें, आप ले लें n ले लें, ठीक है। तो ये जी एफ एन जो आपके पास आएगा ये, और यहाँ जो जी एफ एन आएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू के पास, ये है 5n। तो यहाँ पे c स्टेरिक है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लें तो c1 आ जाएगा और जी एफ एन n आ जाएगा। यहाँ पे c2 जो है, यानी अगर आप इसको मैप करते हैं तो ये c2 जो है ये 5 है और जी एफ एन जो है वो है n, जबकि ये है आपके पास फंक्शन ऑफ n, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ n के लिए जो आपके पास थीटा आएगा वो थीटा ऑफ n आएगा, फंक्शन ऑफ n इज़ थीटा ऑफ n, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट केस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना, किसी भी फंक्शन की बेस्ट और वर्स्ट और केस और एवरेज केस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि थीटा या ओमेगा या आप इसको बिगो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से मेजर होती है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए जो मैथमेटिकल नोटेशन जो यूज़ होती हैं उसमें जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है उसका क्या मतलब है और वो किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है वो समझने वाली वो ये है कि हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ठीक है, बिगो रोटेशन बिगो को फाइंड करने की, ठीक है। एक दो एग्जांपल कराऊंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास है फंक्शन ऑफ n 2n² + 3n+4, तो आपने इससे बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। फंक्शन ऑफ n से बड़ी या बराबर, वी आर फाइंडिंग बेसिकली बिग O ऑफ n, ठीक है। तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन c स्टेरिक g ऑफ n, ये फाइंड करना है बिकॉज इसी की बेसिस के ऊपर O ऑफ g ऑफ n विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है।
तो ये क्या है आपके पास 2n² प्लस 3n प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2n² प्लस 3n² प्लस 4n²। तो आपने क्या किया बेसिकली, इन दोनों के साथ n को और n² को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका ये फिर वैल्यू बड़ी आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आपके पास एक यूनिट g ऑफ n की फॉर्म में भी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास 9n², ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ n है वो आपके पास आ रहा है 2n², ठीक है, 2n² प्लस 3n प्लस 4 की फॉर्म में। तो ये आपके पास c कांस्टेंट आ गया 9, और जबकि g ऑफ n जो आ गया आपके पास वो आ गया n²। तो आपका इसका बिग ऑफ n, फंक्शन ऑफ n का जो बिग ऑफ n होगा वो आ जाएगा n², ठीक है, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फाइंड कर रहे हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी, और सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं हम। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n² log ऑफ n प्लस n, ठीक है। तो इसका बिग ऑफ n फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बिग ऑफ n क्या होगा, इज़ फंक्शन ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल टू c स्टेरिक g ऑफ n, ठीक है। तो क्या होगा इसका, आप कर लें इसको कर लें, ये क्या है जी, n² log ऑफ n, ठीक है, प्लस n, जबकि ये होगा, आप इसको लिख लें 10n² log ऑफ n, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, फंक्शन ऑफ n का बिग ऑफ n आ जाएगा n² log ऑफ n, ठीक है। और यही इसका ओमेगा ऑफ n² log ऑफ n, ठीक है, और यही इसका थीटा ऑफ n² log ऑफ n होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 2 होगी हमारी, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा